गाइज कैसे हैं आप लोग। तो चैप्टर 5 के भाई ये 2-3 टॉपिक बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि मिल नहीं रहे रिवीजन वीडियो में, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए कंपाइल करके डाल देता हूँ। इन टॉपिक्स को ज़रूर करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, प्लेलिस्ट चेक नहीं करिए तो कर लेना और रिपोर्ट कर देना कितने चैप्टर्स अभी तक आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज रात तक पूरी कोशिश करो भाई, अपना सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा खत्म करने का, निपटाने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। और उसके बाद एक बार और रिवीजन कर लेंगे। घबराना मत, अभी तक कुछ नहीं किया है, पढ़ना अभी भी शुरू करोगे तो भी लपेट लोगे भाई, अभी भी समय है, ठीक है। इन वीडियोस को देखो, नीचे कमेंट बॉक्स बताना और क्या हेल्प चाहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आओ जी आओ, क्विक रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूं। देखो भाई, हमने पढ़ना है कि बाकी जो एक्सपेंसेस बचे हैं अब उनका ऑडिट होगा कैसे। सबसे पहले तो बच्चों ये समझ लो ऑडिट कैसे होगा। आप लोगों को OCACC याद रखना है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ और साथ में आपका क्लासिफिकेशन। अकरेंस मतलब एंटिटी के लिए खर्चा हुआ हो, एंटिटी के नाम पे बिल हो, एक्चुअली में ट्रांजैक्शन हुई हो। कंप्लीटनेस मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अनरिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए, सब कुछ रिकॉर्डेड होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आता है हमारे पास एक्यूरेसी, मतलब मैथमेटिकल एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, क्या, कम ऑन टेल मी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन, सही अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ हो, रेवेन्यू कैपिटल में सही से क्लासिफाई हुआ हो, और एक आता है कट ऑफ, सही पीरियड में रिकॉर्ड हुआ हो। आइए देन जल्दी से बच्चों क्विकली बातचीत करते हैं कि भाई कौन कौन से एट्रीब्यूट्स एग्जामिन करने, यही मैंने आपको समझाया। सबसे पहले अकरेंस, कि भाई बिजनेस रिलेटेड हो, कंपनी का, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसका खर्चा हो, राइट। वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे भी बच्चों आपको अकरेंस भी पता चल जाएगा, एक्यूरेसी भी पता चल जाएगी, कंप्लीटनेस भी पता चल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके इनवॉइस नहीं होते, आपके कोई स्केड्यूल्स भी हो सकते हैं, समरीज भी हो सकती हैं, ट्रैवल टिकट है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर एग्जामिन करनी पड़ सकती हैं। वहाँ से आपको अलग अलग असेशन पे कॉन्फिडेंस आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है अकरेंस पे भी आए क्योंकि इनवॉइस पे आप नाम देखेंगे, एक्यूरेसी पे भी आए, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी पड़ेगी, कंप्लीटनेस पे भी आए क्योंकि आप इनवॉइस को जाके चेक करोगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है या नहीं है। अच्छा जी, फिर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, उसके बाद एक तो सही पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर साथ साथ में एक्सपेंडिचर जो है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड होना चाहिए, रेवेन्यू एंड नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। और क्लासिफिकेशन सही अकाउंट में जानी चाहिए। एंड एक पॉइंट एक्स्ट्रा कि भाई वो प्रॉपरली ऑथराइज्ड हो एज पर दी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स क्या होता है, क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई साहब अलग अलग तरह के एक्सपेंस को, अलग अलग अमाउंट के एक्सपेंस को अलग अलग लोगों के द्वारा जो है वो ऑथराइज किया जाना चाहिए। हाँ जी, अलग अलग लोगों के द्वारा जो है वो ऑथराइज किया जाना चाहिए। तो क्या हम चेक कर लेंगे क्या भाई ये जो एक्सपेंस है सही व्यक्ति के द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं है। रेंट एक्सपेंस की बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आप लोग क्या मांगोगे, रेंट एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, रेंट वगैरह आप लोग चेक कर लोगे, पहला रेंट एग्रीमेंट। दूसरा आप लोग क्या चेक करने वाले हो कि भाई साहब पूरे 12 महीने का रेंट रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, कंप्लीटनेस। तीसरा एस्केलेशन क्लॉज, अगर रेंट एग्रीमेंट में लिखा था कि रेंट जो है हर साल एक पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ना है तो आप लोग चेक करोगे क्या रेंट उससे परसेंटेज से बढ़ाया गया तो क्या उसी के हिसाब से सही मैथमेटिकली रिकॉर्ड भी किया गया है या पुराना अमाउंट ही रिकॉर्ड करते जा रहे हो। देन अकरेंस, एंटिटी के नाम पे होना चाहिए एग्रीमेंट। अकरेंस, मैं इसको अकरेंस ही बोल के चल रहा हूँ कि भाई प्रीमाइसेस जो है वो एंटिटी के बिजनेस के पर्पस के लिए यूज हो रहा हो। रेंट एग्रीमेंट चेक कर लिया हमने, 12 महीने का रेंट चेक कर लिया, एस्केलेशन क्लॉज चेक कर लिया, रेंट एग्रीमेंट क्लाइंट के नाम पे ये चेक कर लिया। और रेंट एग्रीमेंट जो है बच्चों याद रखिएगा कि भाई जो प्रीमाइसेस है जिसके लिए वो एंटिटी के बिजनेस के लिए यूज हो रहा हो। फिर बात करते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस की। मैंने शायद इसके लिए क्लास में भी कुछ नोट्स बनाने की कोशिश करी थी। हाँ, तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लोग क्या ऑब्टेन करेंगे, शेड्यूल, मंथ वाइज शेड्यूल ले लो। शेड्यूल के मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ओके, फिर आप चेक कर लो कि 12 महीने का रेंट, 12 महीने का पावर एंड फ्यूल का एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देख लो, यूनिट कंज्यूम कितना है, रेट पर यूनिट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना निकाल रखा है। आप लोग इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई ये सब कुछ कैलकुलेशन में सही कर रखी है नहीं। देन रेशियोज निकाल लो, मंथली पावर यूनिट को हम लोग देख सकते हैं, मंथली पावर यूनिट टू फिनिश गुड्स रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। और फिर अगर कोई वेरिएंस आ रहा है, कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन दिख रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। स्केड्यूल ले लिया, स्केड्यूल लेने के बाद हमने कंप्लीटनेस चेक कर ली, कंप्लीटनेस चेक करने के बाद अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, और फिर हमने रेशियो भी देख लिया। 4 पॉइंट बहुत है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं आगे। पावर एंड फ्यूल के बाद इंश्योरेंस में तो कुछ था ही नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर चेक करेंगे और देख लेंगे कि भाई एक्सपेंस प्रॉपरली क्लासिफाइड है बिटवीन प्रीपेड एंड द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जितना प्रीपेड हो वो इस पीरियड में रिकग्नाइज ना हो, वो अगले पीरियड में चला जाना चाहिए। बचपन से आप लोगों को इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो सिखाई जाती रही है। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस की बात करूं, डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप मंथ वाइज, कंसल्टेंट वाइज समरी ले लो। रिटेनरशिप है तो एग्रीमेंट ले लो, एग्रीमेंट के टर्म्स चेक कर लो, एग्रीमेंट के हिसाब से 12 महीने का खर्चा रिकॉर्ड हुआ है नहीं ये चेक कर लो, राइट। उसके बाद नॉन रेकरिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन रेकरिंग है तो OCACC उसकी चेक कर लेंगे। OCACC चेक कर लेंगे वही बेटा कि कंपनी के नाम पे है या नहीं है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है कि नहीं है, मैथमेटिकली सही है कि नहीं है, उसके बाद आपका सही पीरियड में और सही अकाउंट में रिकॉर्डेड है या नहीं है।
अच्छा जी, देन बात करते हैं बच्चों हम लोग किसकी, ये पॉइंट आपका ऐसे 501 से रिलेट करता है। ऑडिटर को कॉशियस रहना चाहिए जब वो प्रोफेशनल और लीगल एक्सपेंसेस को वाउच कर रहा हो, चेक कर रहा हो, क्योंकि वहां पे आप लोगों को ऐसे केसेस मिल सकते हैं जिसके अगेंस्ट प्रोविजन बनना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैनेजमेंट ने जो है प्रोविजन नहीं बनाया है, राइट। ऐसे भी केसेस मिल सकते हैं जो अभी तक ऑडिटर को पता ही नहीं है। देन ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मिसलिनियस एक्सपेंसेस की अगर बात करूं तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, पहले तो वही OCACC चेक कर लो, ये सारा मिसलिनियस कैटेगरी में आ गया। OCACC चेक कर लो। OCACC चेक करने के बाद ऑडिटर को बोलेंगे कि ऑडिटर एक काम करो, समरी बना लो भाई साहब, क्या बना लो, कम ऑन टेल मी, समरी बना लो किसकी, एक्सपेंडिचर की, ऑन मंथली बेसिस एंड देन एनालिटिकली कंपेयर दी ट्रेंड्स। तो आप सारे एक्सपेंस की क्या बना सकते हैं, समरी बना सकते हैं, मंथली बेसिस पे आप लोग उसको जो है एनालाइज कर सकते हैं, किस मंथ में ज़्यादा है किस मंथ में कम है, सब कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर में चलेगा। याद रखिएगा तीनों पॉइंट उसके हैं, मंथ वाइज समरी, रीजनेबलनेस कैसे करोगे, एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस करके, एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस करके, और तीसरी बात, इसी एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इंडस्ट्री के ट्रेंड से, प्रीवियस पीरियड से, और हम लोग देख सकते हैं अगर कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन या वेरिएंस है तो उसको हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन कर सकते हैं। फिर डिस्क्लोजर क्या है कि भाई साहब आपके एक्सपेंसेस जो है प्रॉपरली क्लासीफाई होने चाहिए, कैसे, RIP, RLP, TM के बीच में। तो रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, लीगल प्रोफेशनल हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, ट्रैवल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपके हो गए। एडिशनली बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था, अगर एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस को ऑडिट करना आ जाए तो क्या, डॉक्यूमेंट पकड़ो, बिल और इनवॉइस, फिर अकरेंस बिजनेस के लिए है या नहीं, फिर कंप्लीटली रिकॉर्डेड है कि नहीं, नेचर देख लो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है कि नहीं, रेवेन्यू और कैपिटल। फिर यहाँ पे एक प्रीपेड की बात जरूर आ जाएगी कि भाई आपने देखना है कि जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था ना बेटा, ये वाला करेक्टली क्लासिफाइड बिटवीन प्रीपेड एक्सपेंस एंड पीरियड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, तो आपका करेक्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए। हम लोग क्या साथ में करने वाले हैं, हम लोग जो है भाई साहब चेक कर लेंगे आपका जो इनवॉइस प्रिपेयर्ड है, हम लोग उसकी जो है वो डिटेल्स चेक कर लेंगे अगेंस्ट द बेसिस प्रोवाइडेड फॉर बिलिंग, राइट। यहाँ पे जैसे आपने हमने देखा था ना कि पावर की कॉस्ट होती है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। MA यहाँ पे क्या है बेटा, MA यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात हो रही है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात हो रही है। हम लोग इनवॉइस की मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। लीजिए आपके एक्सपेंसेस का भी ऑडिट हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ऑल द बेस्ट। लीजिए आखिरी पार्ट रिवीजन वीडियो को बच्चों, अदर पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करेंगे बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में, बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में। आइए उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट बना के दे दिए थे। बेनामी ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझा दी थी। बेनामी ट्रांजैक्शन बच्चों तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, प्रॉपर्टी ए के नाम पे, फाइनेंस किसी और ने करी है, ए बन जाएगा बेनामीदार और ये बी बन जाएगा बेनिफिशियल ओनर। चलिए अब आपको क्या बताना है, अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है, अगेंस्ट द कंपनी, याद रखिएगा प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है अगेंस्ट द कंपनी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 और रूल्स मेड देयर अंडर, तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको बच्चों, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो डिटेल, किसकी डिटेल, प्रॉपर्टी की डिटेल, कितने की खरीदी थी, कम ऑन डिटेल। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल, कितने की खरीदी थी। उसके बाद बेनिफिशियरी कौन है बाबू, बेनिफिशियरी कौन है, बुक्स में दिखाई है तो रेफरेंस दे दो, बैलेंस शीट में काम मिलेगी। बुक्स में नहीं दिखाई है तो फैक्ट बताओ और रीजन बताओ कि भैया बुक्स में नहीं दिखाई है। रोल क्या था कंपनी का, वो अबेटर थी या फिर ट्रांसफर थी, और जाते जाते नेचर ऑफ प्रोसीडिंग क्या है और कंपनी का व्यू उसके ऊपर क्या है, कंपनी का व्यू, कंपनी का पर्सपेक्टिव क्या है। एक बार दोबारा से, अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है अगेंस्ट द कंपनी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 प्लस रूल्स मेड देयर अंडर, डिस्क्लोज द फॉलोइंग, बिना देखे बोलने की कोशिश करो। सबसे पहली बात भाई साहब प्रॉपर्टी की डिटेल दो, कब खरीदी थी ये बताओ, कितने की खरीदी थी ये बताओ। उसके बाद आप लोग ने एक दो चीजें और मैंने आपको बताई थी, वो क्या क्या है, कम ऑन टेल मी। उसके बाद आपने बताना है कि भाई साहब बेनिफिशियरी कौन है, बुक में दिखाई क्या, बुक में नहीं दिखाई क्या, बुक में दिखाई तो रेफरेंस दे दो, बुक में नहीं दिखाई तो भाई साहब फैक्ट बताओ और रीजन बताओ कि बुक में क्यों नहीं दिखाई है। रोल बताओ, एबेटर था या ट्रांसफरर था, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग बता दो और कंपनी का उसके ऊपर व्यू क्या है ये बता दो। चलो भाई हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट रिवाइज। सेकंड पार्ट, डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी में तो कुछ है ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी में क्या बताओगे बेटा, क्रिप्टो करेंसी में आप लोगों ने बताना है अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड या इन्वेस्ट किया था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो प्रॉफिट और लॉस बता दो मेरे साथ। अच्छा देखने था, प्रॉफिट और लॉस बता दो, अमाउंट ऑफ करेंसी बता दो और डिपॉजिट और एडवांस बता दो। कमान, प्रॉफिट और लॉस बता दो, अमाउंट ऑफ करेंसी बता दो और डिपॉजिट और एडवांस अगर आपने किसी ले रखा है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग तो वो भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ जाएगा। ओके आ जाओ जी।
देन उसके बाद कुछ रेशियोज पे चर्चा है। रेशियोज बहुत आसान थे, सबसे पहले करंट, फिर डेट इक्विटी, फिर उसके बाद जहाँ पे डेट इक्विटी के बाद डेट है तो डेट सर्विस भी होगा, और डेट तभी होगा जब इक्विटी होगी, रिटर्न ऑन इक्विटी, फिर टर्न 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 में आ गया इन्वेंट्री टर्न, ट्रेड पेबल टर्न, ट्रेड रिसीवेबल टर्न, नेट कैपिटल टर्न, फिर आ गया अच्छे वाले नेट प्रॉफिट रेशियो, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, आपने कंपनी ने ये भी एक्सप्लेन करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या क्या था। साथ साथ में अगर किसी रेशियो में चेंज है मोर देन 25% इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, तो आपको उसका रीजन भी जो है वो बताना पड़ेगा। आ जाओ, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। CSR, अगर आपके पास सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लगता है तो आपको बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? नंबर 1, कितना CSR किया, कितना करना था, कम कितना कम किया, और इतना कम क्यों किया। इधर आओ, amount spent on CSR, amount that was required to be spent on CSR, shortfall in the amount spent, shortfall of the total shortfall of the previous year, then reason for shortfall, then उसके बाद आपने बताना है nature of CSR activity, फिर आप बताओगे related party transaction तो नहीं कर दी, फिर आप बताओगे भाई प्रोविजन बनाया है कि नहीं बनाया है for the liability incurred because of the contractual obligation, प्रोविजन बनाया है कि नहीं बनाया है for the liability incurred because of the contractual obligation, अगर हाँ तो उस प्रोविजन की मूवमेंट दिखा कि भैया प्रोविजन में मूवमेंट कैसे हुई है। रिलेशनशिप विद द स्ट्रक ऑफ कंपनी, वेरी सिंपल बच्चों, इसमें क्या बताया गया है। देखो, स्ट्रक ऑफ कंपनी क्या होती है? जिस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से मिटा दिया जाए। ROC कर सकता है, कंपनी भी जो है वो रिक्वेस्ट डाल सकती है, भैया हटा दो हमें। एक तरीके से एक प्रोसेस होता है कंपनी को क्लोज करने का, कंपनी के ऑपरेशन को क्लोज करने का। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर चलता क्या है? इसके अंदर बच्चों चलता ये है, इसके अंदर चलता ये है कि आपको बताना होता है कि भाई जो कंपनी स्ट्रक ऑफ हुई है, आपका उससे कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं थी। अब ट्रांजैक्शन में आप लोग क्या क्या बताएंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप नेम ऑफ द कंपनी बताएंगे, नेम ऑफ द कंपनी के बाद आप बताएंगे क्या आपने उनकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा था, अमाउंट बताओ। ट्रेड रिसीवेबल, अमाउंट बताओ। ट्रेड पेबल थे, अमाउंट बताओ। उन्होंने आपकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा था, अमाउंट बताओ। या कोई और आउटस्टैंडिंग बैलेंस था आपका आपस में, उसका अमाउंट बताओ। और आपका इस कंपनी से रिश्ता क्या था जिसे अभी भी स्ट्रक ऑफ किया गया, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी एटसेट्रा, वो भी जल्दी से बता दो। ओके, चलो जी चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, बस हार नहीं माननी है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, गाइडेंस वाइडेंस की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। खूब पढ़ाई करो, सुबह उठो 5 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो, फिर 5 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर एक घंटे पढ़ सकते हो पढ़ लो, बस छुट्टी। आधे संडे एंजॉय करो। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, मान जाओ इस बात को, फोड़ के आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।